हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 फिजिकल वर्क। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज। दैट मीन्स एक ऐसी नॉलेज जो बहुत ही सिस्टमैटिक वे से और ऑर्गेनाइज की गई है ताकि हम उन नेचुरल फिनोमिना के समझ सकें। So it is the knowledge of various natural phenomena that is arranged systematically. So इसको हम कह सकते हैं कि यह एक साइंस है। और जो हमने नॉलेज इकट्ठा किया वो कैसे इकट्ठा किया है, विच इज ऑब्टेन्ड बाई केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन। या तो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है जिससे हमें कुछ रिजल्ट्स मिले, एंड कीन ऑब्जर्वेशन, और हमने बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को देखा है। कीन का मतलब है स्मॉल डिटेल्स जो हमारे रिजल्ट्स को इफेक्ट कर सकती हैं। हमने ऐसे कुछ फिनोमिना ऑब्जर्व किए हैं और हम देखा है कि साथ में हमने कीन ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं उनको ऑब्जर्व किया है। और तीसरा है एक्यूरेट रीजनिंग। एक्यूरेट रीजनिंग का मतलब है कि आप लॉजिकल वे में सोच पा रहे हैं। लॉजिकल वे में आप सोच पा रहे हैं। आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, तो आपने बार बार एक्सपेरिमेंट किया है, वहां से कुछ डाटा इकट्ठा किया है और उसको एक साथ आपने विजुअलाइज किया है, उसको एनालाइज किया है और लॉजिकल तरीके से आपने कोई उसका रिजल्ट निकाला है। तो इस तरह की थिंकिंग करके, आपने एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके, एक्यूरेट रीजनिंग करके आपने वो नॉलेज इकट्ठा की है और उसी नॉलेज को सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया है। इसको हम साइंस कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सप्लोर का मतलब है कि आप अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अलग अलग फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, या फिर नेचर में कोई फिनोमेना देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आप उस चीज को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, आप उसका प्रयोग करके देखते हैं और उससे कुछ रिजल्ट निकालते हैं। और तीसरा है प्रेडिक्शन, यानी आपने कुछ नॉलेज इकट्ठा की है, करी है, और आप फिर कुछ फिनोमिना को आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर यहाँ लिया जाए, तो एक कार किसी डायरेक्शन में जा रही है, वो 2 सेकंड पे मान लीजिए यहाँ पहुंची थी, 4 सेकंड पे यहाँ आ गई, 6 पे यहाँ आ गई। वो सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं अभी के लिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 8 सेकंड बाद वो कहाँ होगी, तो आप ऑब्वियसली बता पाएंगे कि वो यहाँ पे होगी। इसको हम लॉजिकल रीजनिंग बोल सकते हैं। तो जो वर्ड साइंस है वो लैटिन वर्ड से निकला है, लैटिन भाषा से निकला है, जो है सिंसिया। और सिंसिया का मतलब ही होता है नॉलेज। इस वर्ड का मतलब ही नॉलेज होता है और इससे हमारा जो टर्म है साइंस, उसका ओरिजिन हुआ है। तो जो साइंस है वो बेस्ड होती है फैक्ट्स पे, एविडेंस, यानी किसी तरह के आप सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, आप कोई बार बार रिजल्ट इकट्ठा करके ला डाटा लेकर के आ रहे हैं, और आप बार बार एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट्स इकट्ठा कर रहे हैं। इन सब पे बेस्ड होती है, ना कि किसी की ओपिनियन या बिलीफ पे। क्योंकि ओपिनियन और बिलीफ में हो सकता है कि कोई लॉजिकल रीजनिंग हो या ना हो, और वो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के वो कंक्लूड कर रहा हो, तो जो कि एक सही बात नहीं है। तो जो ओपिनियन या बिलीफ होती है वो इसमें इग्नोर की जाती है। देयर मस्ट बी सम लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड दैट। साइंस जो है वो एक्सप्लेन करती है कि कोई एक्सपेरिमेंट किया आपने, या कोई आपने चीज ऑब्जर्व की, फिनोमिना ऑब्जर्व किया, वो क्यों हो रहा है और वो कैसे हो रहा है, यानी व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपन। ये सब साइंस के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ साइंसेज, कि साइंस के किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। क्योंकि साइंस एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, जिसके कारण बहुत सारी नॉलेज को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज वे में रखने के लिए इसकी अलग अलग ब्रांच बनाई गई है। सो बेसिकली साइंस को हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका बायोलॉजिकल साइंस और एक है आपका फिजिकल साइंस। जो बायोलॉजिकल साइंस है वो डील करता है बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स, जो डील करता है आपका
बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे बॉटनी, जूलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। और देयर आर मैनी मोर ब्रांचेस। और दूसरा टाइप आपका है फिजिकल साइंसेस। इसमें मेनली हमने इसको दो भागों में बांटा है, एक है आपका केमिस्ट्री और एक है आपका फिजिक्स। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ सब्सटेंस एंड स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, कि कोई सब्सटेंस है, मटेरियल है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और वो किस चीज से मिलकर बना है, उसका कंपोजिशन क्या है, और अगर उसके अंदर कुछ चेंज आ रहे हैं और चेंज किस तरह के चेंज आ रहे हैं, इन सब की जो स्टडी है आपकी, वो आपका केमिस्ट्री में आता है, एंड दैट इज केमिस्ट्री और केमिकल साइंस। और दूसरा पार्ट आपका फिजिक्स। फिजिक्स क्या है कि नेचर में जो फिनोमिना हो रहे हैं, इस डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, इनकी जो स्टडी है नेचुरल फिनोमिना की, वो आपका फिजिक्स है। इसमें आपके जो कंसेप्ट हैं उनके कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि स्पेस है, टाइम है, मोशन है, मैटर है, एनर्जी है, ये सब आपके फिजिक्स में आते हैं। इनके अलावा फिजिकल साइंसेज के और भी एग्जांपल हैं जो यहाँ दिए गए हैं। अदर एग्जांपल जो है वो है जैसे जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है, ये सब है। ऑल्दो सब फील्ड एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, पर फिर भी मतलब साइंस कुछ अलग नहीं है सबसे, कि साइंस को जैसे हमने सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करके इनको अलग अलग ब्रांच जरूर बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे जियोलॉजी में है आप कहेंगे कि जिसमें फिजिक्स का भी यूज होता है, केमिस्ट्री का भी यूज होता है, ऐसे जियोग्राफी में है आपको कुछ कंसेप्ट है मैथ्स के यूज करने पड़ सकते हैं, आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में से कुछ यूज करना पड़ सकता है। तो ऐसे करके सब कुछ वैसे इंटरकनेक्टेड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हमें किस तरह का अपना माइंडसेट रखना है, साइंटिफिक अप्रोच क्या है, वो हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड है। इसमें हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है कि इसमें हमें एक फ्लेक्सिबल ओपन माइंडेड अप्रोच चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि हम किसी अपने बिलीफ के ऊपर रिजिड नहीं हो सकते कि ऐसा ही होगा, क्योंकि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें उन फैक्ट्स का, उन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी बात ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब है कि अगर कोई भी कंक्लूजन निकलता है हमें वो ग्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए। इसलिए ओपन माइंडेड होना भी बहुत जरूरी है। और जो अप्रोच है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के नजदीक जाएं। अगर हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम अपने अप्रोच को चेंज करेंगे और एक सही अप्रोच को अपनाएंगे। तो हमें सोल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम है, हमें इन प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें है कि पहले हम क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन जो है सुजेस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किए हैं या फिर कोई फैक्ट पढ़े हैं, तो हमने देखा कि हम उनके बेस पे एक सॉल्यूशन सुजेस्ट करते हैं। तो हम सॉल्यूशन सुजेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम में फिट बैठ रहा है, क्या हम प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे हैं, हम इसको ट्राई करते हैं। अगर मान लीजिए वो सॉल्यूशन काम करता है तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं कि ठीक है, हमने जो सॉल्यूशन सजेस्ट किया है उससे हमारी प्रॉब्लम जो है सोल्व हो रही है। पर हर बार ऐसा नहीं होता है, हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो उसमें रिजल्ट अलग अलग निकल के आते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम दूसरे सॉल्यूशन का के लिए ट्राई करते हैं, वी ट्राई फॉर अनदर सॉल्यूशन। तो ये है हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड। इसके बाद है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड जो होता है कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। जो साइंटिफिक मेथड है ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं किसी भी फिनोमिना को स्टडी करने के लिए। सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू स्टडी नेचुरल फिनोमिना एंड एस्टेब्लिश द लॉ दैट गवर्न देम। यानी कि इसका मतलब यही है कि लॉ को स्टडी करते हैं और फिर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, कोई लॉ बनाते हैं जिससे हम चीजों को समझ सकें कि ये जो फिजिकल फिनोमिना हो रहा है ये इस लॉ को फॉलो करता है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें नोट डाउन करने चाहिए। जिसमें पहला स्टेप है कि टेकिंग ए लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यों? ताकि हम बार बार ये सुनिश्चित कर सकें, ये हमें बिल्कुल ऐसा लगे कि सारे जो एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं हमेशा एक तरह के रिजल्ट को ही अप्रोच कर रहे हैं।
तो इसलिए हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होना बहुत बहुत जरूरी है बाय परफॉर्मिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल का मतलब होता है कि हमें उसकी कंडीशन पता है कि किस कंडीशन में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कंडीशन चेंज हो गई तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो भी अलग हो सकती हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है उनको एनालाइज करते हैं और उनके बेस पे हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग करते हैं। हम डाटा इकट्ठा करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं। ऑब्जर्वेशन मान लीजिए आपने 100 बार कोई एक्सपेरिमेंट किया तो 100 बार आपके पास 100 डाटा सेट हो गए और उनको आप एनालाइज करते हैं कि हाँ किस तरह का सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है। तो उसके बाद है सजेस्टिंग द मैथमेटिकल मॉडल। अब हमें पता है कि हमने जो डाटा है उसके बेस पे एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार करते हैं। कोई इक्वेशन कह लीजिए, आपने कोई थ्योरी प्रपोज की है, आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो सब क्या है, मैथमेटिकल मॉडल है जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके और बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम सोल्व करते हैं। तो उसको बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए हम उस पर मैथमेटिकल मॉडल प्रिपेयर करते हैं। अब क्या होता है कि हमने मान लीजिए 100 बार एक्सपेरिमेंट किया है, तो हमने उस 100 बार एक्सपेरिमेंट करके एनालाइज करके हमने एक मैथमेटिकल मॉडल बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम 101वां एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम इससे हटके कुछ अलग ट्राई करेंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं हम कि पोजीशन देखते हैं कि किस टाइम पे कोई चीज कहाँ पे है। जो मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था कि हम उसकी स्पीड देख के आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस टाइम में कहाँ तक पहुंचेगी। कार यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका करके हम बता सकते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस बाई टाइम, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हमें टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। या फिर स्पीड पता है और टाइम पता, तो कितनी दूर पे कहाँ होगा हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 2 बार नोट कर लिया, एक तीसरी बार नोट कर लिया और चौथी बार हम खुद निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने इस डाटा का यूज करके हमने फॉर्मूला बनाया और फिर इस फॉर्मूला का यूज करके हमने चौथी बार के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए यानी चौथी बार के लिए हमने उसको खुद से हम निकाल लिया कि वो कहाँ हो सकता है। तो ये है हमारा प्रेडिक्टिंग प्रेडिक्शन। और हो सकता है कि हम जब फॉर्मूले में कुछ अलग अलग वैल्यू डाल दें, ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, पर मान लीजिए कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, उसने हमने उसमें से कोई एक क्वांटिटी चेंज कर दी है, जिसके कारण से हमारे पास कुछ अलग ही वैल्यू आ रही है, यानी कि कुछ नया निकल के आ रहा है। तो हो सकता है कि कुछ जो प्रिडिक्शन है, कुछ न्यू फिनोमिना है, वो अपीयर हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सजेस्टेड मॉडल। जो मॉडल हमने बताया है, तो हो सकता है कि उस मॉडल के अंदर कुछ हम वैल्यू डाल डाल के देखें तो हमारे पास कुछ नया फिनोमिना अपीयर हो सकता है। और मान लीजिए कि मॉडल जो है वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट इफ नेसेसरी, मीन्स हम एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ अलग रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें चेंज करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है साइंटिफिक थ्योरी। तो बेसिकली साइंटिफिक थ्योरी है क्या? साइंटिफिक थ्योरी है, जो थ्योरी जो होता है वो एक नेम है जो दिया गया है किसी भी सेट ऑफ लॉज को। एक नंबर ऑफ लॉज है, जैसे मान लीजिए न्यूटन्स लॉ ही है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो ये जो सेट है लॉ का, तो इसी को एक नाम दिया गया है साइंटिफिक थ्योरी। सो दिस इज द नेम गिवन टू द सेट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ लॉज इन टर्म ऑफ विच द बिहेवियर ऑफ ए फिजिकल सिस्टम कैन बी एक्सप्लेन्ड। यानी कि कोई भी ऐसे लॉज है जो किसी फिजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, सिद्धांत बनाए गए हैं, जो लॉज है उनको फॉलो करता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक साइंटिफिक थ्योरी है। एक अच्छी थ्योरी में क्या क्या होना चाहिए? एक गुड थ्योरी एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग फिनोमिना। एक अच्छी थ्योरी क्या करती है कि जितने भी एग्जिस्टिंग फिनोमिना है, जो भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर पा रही है और किसी फिनोमेना को प्रिडिक्ट भी कर पा रही है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं और उससे कुछ नया फिनोमेना निकल के आता तो उसको भी वो प्रिडिक्ट कर पाए, न्यू फिनोमेना को वो एक्सप्लेन कर पाए, तो हम कह सकते हैं कि वो एक गुड थ्योरी है। कोई भी थ्योरी जो होती है फाइनल थ्योरी नहीं होती है। फाइनल थ्योरी का मतलब है कि हाँ बस भाई यही थ्योरी है, इससे आगे कुछ नहीं है, यही फाइनल थ्योरी है, इससे हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं।
पर ऐसा नहीं होता है। कई बार थ्योरी फेल हो जाती है, क्योंकि हमारे पास अब तक हमने जो ऑब्जर्व किया है उस पर तो वो थ्योरी वैलिड है, पर जैसे ही नेचर में हमें कुछ नया मिलता है, उस पे मान लीजिए ये थ्योरी काम नहीं कर रही है, यानी कि हम ये देखते हैं कि ये हमारी थ्योरी जो है कंप्लीट थ्योरी नहीं है, तो हम न्यू ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं उसको। हो सकता है कि हम उसको पूरा नेगलेक्ट कर दें अगर पूरी ही गलत है। पर्सनली अगर कुछ कम चेंजेस है तो उसको मॉडिफाई करते हैं, और ये मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें नए फिनोमिना देखने को मिलते हैं जो पुरानी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं, तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं और उसमें वो चीज ऐड कर देते हैं। इसमें कुछ इश्यू हो सकते हैं, जब हम किसी थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें कुछ इश्यू अराइज हो सकते हैं। तो वो इश्यू कौन कौन से हैं? जो थ्योरी है वो जो है डेविएशन एग्जिस्टिंग थ्योरी से, जैसे कि थ्योरी शो सम डेविएशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग थ्योरी, मतलब कि जो थ्योरी है वो एग्जिस्टिंग थ्योरी से कुछ डेविएशन दिखा रही है, या थ्योरी मस्ट बी डली मॉडिफाइड, मतलब कि अगर कुछ डेविएशन हो रहा है, उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, तो हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि पहले हम मानते थे कि अर्थ का जो पाथ है बिल्कुल ही सर्कुलर है, पर बाद में उसे कंसिडर किया गया कि नहीं, वो सर्कुलर नहीं है, वो एक इलिप्टिकल पाथ है। हमारा काम उस टाइम पे थ्योरी से चल रहा था, पर जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट हुई, केपलर्स लॉ वगैरह आए, उसके बाद से हमने देखना स्टार्ट किया कि ये इलिप्टिकल होती है, ना कि सर्कुलर होता है इसका पाथ। इसमें एक चीज और हो सकती है कि जो मॉडिफिकेशन है थ्योरी में, वो न्यू ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जो मॉडिफिकेशन है वो किसी न्यू थ्योरी को एक्सप्लेन, न्यू ऑब्जर्वेशन को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस एक बात आप ध्यान दीजिए, इसमें इसमें था कि सर्कुलर से हम इलेक्ट्रिकल पे गए हैं, सर्कुलर से हमारे कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहे थे, इसलिए हमने इसको मॉडिफाई किया था, हमने इसको पूरा रिप्लेस नहीं किया था। लेकिन इस केस में जैसे मान लीजिए कि कुछ एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, तो हमें एक न्यू थ्योरी जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स का। ऑन दिस लेवल वी डोंट स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स, बट इतना जान लीजिए कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, हम अपने जो डेली लाइफ में जो चीजें देखते हैं हम वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से एक्सप्लेन कर लेते हैं, पर जैसे ही हम मैक्रोस्कोपिक लेवल जाते हैं, एक एटम के लेवल पे जाते हैं, वहां पे फिनोमिना वो जो है इस थ्योरी से, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पाते। तो उस केस में हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का। तो इसमें कनेक्शन क्या क्या हो सकता है थ्योरेटिकल मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट के बीच में? उसमें इसमें एग्जांपल है कुछ, जैसे समटाइम ए न्यू एक्सपेरिमेंट सुजेस्ट ए अल्टरनेटिव थ्योरेटिकल मॉडल, मतलब आपने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है, तो आपने देखा कि हाँ इसमें कुछ रिजल्ट अलग ही आ रहे हैं, कुछ न्यू रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने एक थ्योरेटिकल मॉडल बना दिया। जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग, रदरफोर्ड स्कैटरिंग है इसमें, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना देखते हैं कि इसमें न्यूक्लियस के बारे में पता लगा था कि न्यूक्लियस सेंटर पे है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं ऐसे फैले हुए हैं बाहर। समटाइम ए थ्योरी डेवलपमेंट प्रेडिक्ट्स ए न्यू एक्सपेरिमेंट, यानी कि हम कोई थ्योरी डेवलप की है और वहां से कुछ ऐसा निकल के आ गया है जिसके कारण हमें उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है। जैसे कंसेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल है, ये कंसेप्ट बहुत पहले आ गया था, पर इसको एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना बहुत मुश्किल था। कंसेप्ट ऑफ एंटी पार्टिकल को, पार्टिकल फिजिक्स बहुत बाद में आया है पूरा एक्सप्लेन, अभी तक उस पर बहुत सारे रिसर्च चल रही है, नए नए पार्टिकल खोजे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हो सकता है कि एक एक्सपेरिमेंट हो, उसके लिए हमें थ्योरी बनानी पड़ रही है, और हो सकता है कि एक थ्योरी हो, इसके लिए हमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा हो ताकि हम प्रूव कर पाए कि थ्योरी सही है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं।